नमस्ते। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। मैं उसका हल्का सा रिवीजन दे रहा हूँ आपको। हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। आपको क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिए हुए हैं पहले वो लिख लीजिए। P1 यानी फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, P2 सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का। अब उसमें क्या क्या ऐड करना है। जो आपके ऐसे खर्चे बिजनेस से संबंधित नहीं हैं और आपने घटा रखे हैं, दोनों बातें ध्यान रखना। पहली बात बिजनेस से संबंधित नहीं है, दूसरी बात आपने लेस कर रखे हैं तो उन्हें हम वापस ऐड कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस बाय थेफ्ट या फायर, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। मैंने आपको बताया था ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में करेंगे हम लोग। वॉलेंट्री रिटायरमेंट पेमेंट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। मैंने आपको ओपनिंग स्टॉक के बारे में बताया था कि अगर आपने ओपनिंग स्टॉक को ज़्यादा वैल्यू पर दिखा रखा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में ज़्यादा डेबिट किया होगा। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ज़्यादा डेबिट किया होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कम हो गया होगा, इसलिए इसे वापस जोड़ देंगे। मैंने नीचे आपको ट्रेडिंग का फॉर्मेट भी समझाया था कि ओपनिंग स्टॉक आपने 5 से 7 का कर दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट 25 से 23 का रह जाएगा। अब हमें प्रॉफिट सही करना है अपना, तो हम क्या करेंगे, जितना प्रॉफिट कम हुआ है उसे वापस ऐड कर देंगे। ठीक है, सेम चीज़ थी हमारी। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड कर रखा है, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड कर रखा है, सपोज़ यहाँ पे 10,000 था, आपने 8,000 दिखा रखा है। सपोज़ क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का था, अब ये 8,000 का आपने दिखा रखा है। 10 की जगह आपने कितने का कर दिया, 8 का कर दिया। तो बेटे जब आप इसे 8 का करोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट भी तो कम हो जाएगा, तो इसलिए इसको क्लोजिंग स्टॉक को अगर अंडर वैल्यूड कर रहे हो तो इसे भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए आपके। तीसरा था ऐड कैपिटल एक्सपेंसेस ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस। सपोज आपने कोई मशीन खरीदी है और उसे आपने परचेज में डाल दिया, तो बेटे जब आपने परचेज में डाला होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड खर्चा बढ़ गया होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया होगा, इसलिए वापस उसे ऐड कर देंगे। लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं लगाया होगा तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे एबनॉर्मल गेन्स हैं, यानी कि जो बिजनेस से संबंधित नहीं है, अगर वो आपने क्रेडिट कर रखे हैं तो उन्हें वापस लेस कर दिया जाएगा। जैसे कि आपको एसेट्स बेचने पर अगर कोई फ़ायदा हुआ है तो वो लेस हो जाएगा। एसेट बेचना आपका बिजनेस का काम थोड़ी है। आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला है, अब ये इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है एसेट जलने पर मिला हो सकता है गुड्स जलने पर मिला हो, कैसा भी इंश्योरेंस क्लेम हो, कभी भी बिजनेस इनकम नहीं हो सकता। आप कहेंगे सर गुड्स अगर जल गए तो ये तो व्यापार से संबंधित है। बेटे गुड्स अगर जल गए तो एक बात बताओ, बेशक गुड्स व्यापार से संबंधित है, लेकिन क्या आग रोज डेली लगती है? आप ये कहोगे भगवान से कि भगवान दुकान में आग लगा दे और इंश्योरेंस दिलवा दे, तो इंश्योरेंस क्लेम कभी भी बिजनेस इनकम नहीं होता। डिविडेंड और इंटरेस्ट बिजनेस इनकम नहीं होते। इंटरेस्ट और इनकम अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर है तो बिजनेस इनकम नहीं होती। जैसे ऊपर आपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड किया था, अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड कर रखा है तो माइनस होगा। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड कर रखा है, माइनस होगा। अगर कोई रिवेन्यू एक्सपेंसेस आपने गलती से कैपिटल एक्सपेंसेस मान लिया है तो वो भी आपका लेस होगा। पार्टनर को अगर रेमुनरेशन देना है आगे जाके, अभी तक पार्टनर फ्री में काम कर रहे थे, अब पार्टनर कह रहे हैं साहब हमें सैलरी चाहिए फ्यूचर के अंदर, तो बेटे बिजनेस का खर्चा माइनस होगा। अगर कोई मैनेजमेंट कॉस्ट है या कोई इंश्योरेंस प्रीमियम देना है, वो भी बिजनेस का खर्चा माइनस होगा। तो पहले करेक्ट प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। मैं आपके साथ एग्जांपल लूँगा यहाँ पे, अब आप प्लीज़ बहुत ध्यान से देखेंगे।
कैलकुलेट गुडविल ऑफ फर्म एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है 3 years परचेज। अब ये जो 3 years परचेज दे रखा है ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है और एवरेज प्रॉफिट के बेस पर करनी है जो पिछले 4 साल का हमारे को दे रखा है। पहले साल हमारे सामने 4 प्रॉफिट है, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15। ठीक है, हमारे पास 14-15 में 22,000 रुपये प्रॉफिट था। इट इंक्लूड्स लॉस बाई थेफ्ट ₹1,000। इंक्लूड्स का मतलब 1,000 रुपये के लॉस के बाद आपको 22,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब आप ये सोचिए, क्या ये लॉस बाई थेफ्ट आपके बिजनेस का खर्चा है? बिजनेस के खर्चे वो होते हैं जो रिवेन्यू नेचर के होते हैं, रेगुलर नेचर के होते हैं। क्या रेगुलर चोरी होती है? हर 15वें दिन, हर महीने, हर छठे महीने चोरी फिक्स है, होगी। तो क्या ये 1,000 रुपये बिजनेस का खर्चा है? नहीं है। तो इसे वापस क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। 15-16 में आपका प्रॉफिट 6,000 है और आपने डिविडेंड पे किया है 5,000 जो इसमें इंक्लूड है। इंक्लूड का मतलब घटा रखा है। बेटे खर्चे घटाए जाते हैं, खर्चा है ये, पेड लिखा है। 6,000 का प्रॉफिट आ रहा है 5,000 घटाने के बाद। क्या डिविडेंड देना बिजनेस का खर्चा होता है? मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो इसलिए 5,000 भी क्या हो जाएगा? वापस जुड़ जाएगा। 16-17 में 20,000 का प्रॉफिट था। इसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड इंक्लूड है। क्या इंटरेस्ट बिजनेस की इनकम है? रिसीव्ड वर्ड है, रिसीव्ड। रिसीव्ड मतलब मिला। क्या ये जो 3,000 मिला बिजनेस की इनकम है? अभी तो सर आपने बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में इंटरेस्ट और डिविडेंड नॉन ऑपरेटिंग है। तो क्या मैं इस इंटरेस्ट को बिजनेस इनकम मानकर इसमें रहने दूँ इंक्लूड, या इसे अलग करूँ? अलग करना पड़ेगा। तो 20,000 में से ये 3,000 का इंटरेस्ट माइनस होगा। रिसीव हुआ है तो माइनस होगा, अगर पे किया होता तो जुड़ता। चलिए 17-18 के अंदर आपको 40,000 रुपये का प्रॉफिट है जिसमें लॉस बाय फायर 2,000 इंक्लूड है। बेटे खर्चे घटाने के बाद, लॉस घटाने के बाद 40,000 हो रहा है। इंक्लूड्स का मतलब समझ लो। इंक्लूड्स का मतलब अगर खर्चा है तो घटाने के बाद, और अगर इनकम है तो जोड़ने के बाद। लिख लो कंसेप्ट रजिस्टर में। इंक्लूड्स वर्ड के लिए अगर खर्चा है तो घटाने के बाद और इनकम है तो जोड़ने के बाद। ये प्रॉफिट 40,000 लॉस बाय फायर के बाद है, यानी कि लॉस बाय फायर लेस कर रखा है तब 40,000 आया है। तो ये तो लेस नहीं होना चाहिए, रोज़ आग नहीं लगती है। तो इसलिए वास्तविक प्रॉफिट कितना रहा होगा? 42,000 रहा होगा। ठीक। अदर इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या है? अदर इन्फॉर्मेशन हमारे पास सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक 15-16 का। अब 15-16 यहाँ पर है, ये रहा 15-16। 15-16 का ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल को होता है हमेशा, मानते हैं बात। इज अंडर वैल्यूड बाई ₹3,000। आपने ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल को ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय 3,000 रुपये से कम दिखाया था। अगर आपने 3,000 रुपये से कम दिखाया था तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आपका 3,000 रुपये से बढ़ गया होगा। अगर डेबिट साइड में कम डालोगे, अगर आप डेबिट साइड में कम डालोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो जब आप इस करेक्ट प्रॉफिट को निकालेंगे तो इस 3,000 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 14-15 का, 14-15 ये रहा। क्लोजिंग स्टॉक 14-15 का अंडर वैल्यूड था 4,000 रुपये से।
यानी कि 31 मार्च 15 को, अब 1 अप्रैल मत बोलना, 31 मार्च 15 को आपका जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 4,000 रुपये से कम दिखा रखा था आपने, तो क्रेडिट साइड कम कर रखी थी 4,000 रुपये से। अगर क्रेडिट साइड कम कर रखी थी तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट भी कम कर रखा होगा, तो इसे क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। बोलिए, ये जो लास्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, इसे इंपॉर्टेंट करना। अ मशीन इज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 15 फॉर ₹50,000 बट इट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने मशीन खरीदी थी 1 जुलाई 15 को और उसे क्या मान लिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया है। इस पॉइंट को मैं आपको समझाऊंगा अभी। और डेप्रिसिएशन ऑन मशीन इज 10% पर एनम एज पर SLM मेथड। ठीक है, यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन करते हैं पहले। एग्जाम्पल नंबर 1। बेटे गुडविल के लिए सबसे पहले हमारे को क्या चाहिए, कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स। अब ये 4 साल ले लेते हैं आपके साथ में हम अपने। ये हमारा पहला साल, ये हमारा दूसरा साल, ये हमारा तीसरा साल, पहला साल है हमारा 14-15, दूसरा साल है 15-16, तीसरा साल है 16-17 और चौथा साल है 17-18। ठीक है, पहले जो आपको क्रॉस प्रॉफिट दे रखा है वो लिख लीजिए, गिवन प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट देखिए आप, 14-15 में कितने थे आपके पास, 14-15 में बेटे ब्रैकेट के अंदर है प्रॉफिट आपका। एक सेकेंड, सॉरी बेटा, थोड़ा ठीक कर लो, ये 1 सेकेंड रुक जाओ, ये ब्रैकेट में नहीं है, ये ब्रैकेट में है। जो ब्रैकेट में होता है वो लॉस माना जाता है। तो हमारे पास प्रॉफिट हैं 14-15 के 22,000, 15-16 का हमारे पास लॉस है बेटा, ब्रैकेट में है 6,000, 16-17 का है 20,000 और 17-18 का है 40,000। ठीक है, सबसे पहला आइटम देखिए, पहला आइटम, पहले जो आपकी ऊपर की करेक्शन है वो ठीक कर लीजिए। ऊपर की करेक्शन पे आइए आप। 14-15 में आपका लॉस बाय थेफ्ट था 1,000, तो सबसे पहले लॉस बाय थेफ्ट 14-15 में 1,000 प्लस हो जाएगा। ठीक है, 15-16 में डिविडेंड पेड किया था आपने। अब जो आपने डिविडेंड पेड किया था वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, तो वो ऐड हो जाएगा 5,000। ठीक है, यहाँ तक। सोलह 17 में आपको इंटरेस्ट मिला था, मगर इंटरेस्ट आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है, और इसके लिए मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताया था 3, नॉन ऑपरेटिंग होता है ये। तो ये इंटरेस्ट बिजनेस इनकम नहीं है, तो माइनस कर देंगे। और 17-18 के अंदर आपका प्रॉफिट है 40, मगर लॉस बाय फायर के बाद लॉस बाय फायर है 2,000, तो ये 2,000 बिजनेस की इनकम, बिजनेस का खर्चा नहीं है, लेस ऐड कर देंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? अब आप मेरे साथ बाकी के पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले ये देखिए, नीचे आ रहा हूँ मैं,
यहाँ पे बेटा मैं सबसे पहले आपसे फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ और आपसे 2015 2016 का ये ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ छोटा सा, और नीचे बना रहा हूँ 2014 का और 15 का। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 कहता है कि आपका 15-16 में ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड था 3000 से, यानी कि ये ओपनिंग स्टॉक आपने 3000 रुपये से कम दिखा रखा था। तो बेटे जो ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा वो भी तो 3000 रुपये से कम आया होगा। फिर बोलिए यहाँ तक, अगर ये 3000 रुपये से आपने माइनस किया होगा तो ये भी तो 3000 से माइनस हुआ होगा। सॉरी, अगर ये 3000 से आपने माइनस किया होगा तो ये 3000 से बढ़ गया होगा। एक इमेजिनरी फिगर ले लेते हैं। देखिए इमेजिनरी फिगर ले रहा हूँ। बाई सेल्स हमारी 1 लाख है और परचेज 90,000 है और ओपनिंग स्टॉक हमारा 7,000 था। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आना चाहिए? 3,000 आना चाहिए। अब आपने इसे 7 की जगह कितने का दिखा दिया? 4 का। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा फिर? 6,000 हो जाएगा। तो अगर आपको ठीक करना है तो आप कैसे ठीक करोगे? आप इसमें से 3,000 माइनस करो ना, जो आपने गलती करी थी। बोलिए, आराम से समझ लीजिए, कोई जल्दी नहीं है मुझे। आप 3000 लेस करेंगे, बोलिए। अगर आप 3000 लेस करेंगे 15-16 में तो इसको क्या लिखेंगे? अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। बेटा जगह कम है थोड़ी, तो ये जो 3000 आपने एक्स्ट्रा प्लस कर रखे हैं, ये 3000 आपने एक्स्ट्रा प्लस कर रखे हैं, ये अब आप माइनस कर देंगे यहाँ से। ठीक है, बोलिए बेटा, ये क्लियर हो गया? आपकी सेल 1 लाख थी, ओपनिंग स्टॉक 7,000 था, परचेज 90 थी, तो ग्रॉस प्रॉफिट 3000 आ रहा था। आपने ओपनिंग स्टॉक 7 से घटा के 4 का कर दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट 6 हो जाएगा, जो कि गलत है। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट जितना फालतू हो रहा है उतने से माइनस करो 3000 से, क्योंकि ये प्रॉफिट तो दे रखे हैं आपको। सही है यहाँ तक? बोलिए। अब बेटा जी एक बात ध्यान से सुनना, एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझना। ये जो 7,000 आया होगा ये कहाँ से आया होगा? पहले ये समझ लो। ये 7,000 आया होगा यहाँ से, बाई क्लोजिंग स्टॉक से, पिछले साल से। ये 7,000 यहाँ से ले गए होगे आप। जो 14-15 का क्लोजिंग स्टॉक था वो 15-16 का ओपनिंग होगा। इसका मतलब ये 7,000 जो आप यहाँ ले गए होगे, ये इधर का क्लोजिंग स्टॉक, इसका ओपनिंग स्टॉक था। तो अगर यहाँ पे 3,000 कम हुए होंगे तो यहाँ भी तो 3,000 कम हुए होंगे, और अगर यहाँ पे 3,000 कम हुए होंगे तो प्रॉफिट कम हो गया होगा इधर का। एक बार फिर से बताता हूँ, जो 15-16 का ओपनिंग है वो 14-15 का क्लोजिंग रहा होगा।
जैसे आपने 15-16 में कम दिखाए 3000, वैसे ही आपने यहाँ भी कम दिखाए होंगे 3000, यानी कि यहाँ पे आपने 4000 रुपये दिखाए होंगे। और अगर यहाँ 4000 दिखाए होंगे तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट भी आपका 3000 रुपये से कम आ रहा होगा, तो उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक, ये 3000 यहाँ पे प्लस होंगे, ये बात मानते हैं। चलिए अब मैं अगला पॉइंट ले रहा हूँ, उससे आपको और क्लियर होगा। अगले पॉइंट पे आइए जरा। अगले पॉइंट में उसने कहा है आपसे, मैं बेटा इसे थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। अगले पॉइंट में उसने कहा है क्लोजिंग स्टॉक 14-15 का अंडर वैल्यूड है 4000 रुपये से। ये देखिए 2014, 2015 इसमें जो क्लोजिंग स्टॉक था अगर सपोज 10 था तो आपने कितना दिखा रखा था? 6। 4000 से कम कर रखा था, लेस कर रखा था ये। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट भी 4000 से कम हो गया होगा, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट भी 4000 से कम हो गया होगा। मानते हैं बात? तो पहले आपको 14-15 में 4000 रुपये प्लस करने पड़ेंगे। आइए ऊपर। अंडर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक 4000, ठीक है ये बात? बोलिए। अब यही क्लोजिंग स्टॉक, यही क्लोजिंग स्टॉक 15-16 में जाके क्या बन गया होगा? 15-16 में जाके ओपनिंग स्टॉक बन गया होगा, और 4000 से कम आ रहा होगा। अगर 4000 से कम आ रहा होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी 4000 से कम आ रहा होगा, सॉरी ज़्यादा आ रहा होगा। अगर डेबिट में कोई आइटम आप हटा दोगे तो ऑटोमेटिकली ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो इसे आपको ठीक करना पड़ेगा। यानी कि जो आपका ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है वो नेक्स्ट ईयर में प्लस होगा। अब आपको दोनों बातें देखने पर अच्छी तरीके से पता लग गया। आप चाहें तो रूल भी बना सकते हैं। अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो क्या होगा? चेक करिए। ये माइनस होगा। अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो माइनस होगा, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो माइनस होगा, और अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो हमेशा प्लस होगा। ध्यान रहेगी ये बात, आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आना चाहता हूँ और उसे बहुत ध्यान से समझना। देखो बेटा जी, क्वेश्चन में उसने कहा है आपने 1 जुलाई 15 को मशीन खरीदी है, ठीक है, 50,000 रुपये की खरीदी है, लेकिन आपने उसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया है। पहली बात तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि आपने उसे गलती से P&L में डाल दिया है जबकि वो बैलेंस शीट में आती। अब अगर आपने P&L में डाल दिया तो डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा। बोलिए, बताइए यहाँ तक। तो मैं एक काम करता हूँ, आपके साथ पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट ले लेता हूँ।
पहले मैं अपने ईयर बना लेता हूँ। हमारी गाड़ी कहाँ से चल रही है चेक करिए ज़रा। हमारी गाड़ी चल रही है 1 अप्रैल 14 से। तो ये हो गया मेरा 1 अप्रैल 14, ये हो गया मेरा 31 मार्च 15 पहला साल, 31 मार्च 16 दूसरा साल, 31 मार्च 17 तीसरा साल और 31 मार्च 18 चौथा साल। सही है। 14 से 15, फिर 15 से 16, फिर 16 से 17 और 17 से 18। मशीन आपने परचेज करी थी 1 जुलाई 15 को। अब 1 जुलाई 15 तो 31 मार्च 15 के बाद ही आएगा, यहाँ पे आएगा। सपोज यहाँ मैंने 1 जुलाई 15, 1/7/15 को मशीन परचेज करी, ठीक है। ये बैलेंस शीट में आनी चाहिए थी 50,000 रुपये की, पर आपने P&L में डेबिट कर दी। तो पहली बात तो प्रॉफिट ठीक करना पड़ेगा, प्रॉफिट में 50,000 रुपये वापस जोड़ने पड़ेंगे। ये सही है। और क्या करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन लगाना पड़ेगा। पहले यहाँ लगेगा डेप्रीशिएशन, ये लगेगा 9 महीने का, फिर लगेगा डेप्रीशिएशन 12 महीने का, फिर लगेगा डेप्रीशिएशन 12 महीने का। कितने परसेंट है डेप्रीशिएशन? 10% पर एनम SLM से। तो जहाँ जहाँ 12 महीने का, वहाँ तो 5-5 हज़ार हो गए। लेकिन यहाँ तो 9 महीने का है, तो यहाँ पे 3750, 9/12 कर लेंगे आप, बोलिए। आइए पीछे, पहले 50,000 प्रॉफिट में जोड़ेंगे और फिर प्रॉफिट में से ये तीनों डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। देखिए सबसे पहले जो मशीन परचेज करी है वो प्रॉफिट में जुड़ेगी 50,000, और अब डेप्रिसिएशन माइनस होगा। पहले साल 3750, दूसरे साल 5,000 और तीसरे साल भी 5,000। ये क्लियर है बेटा सबको? अब आपका करेक्ट प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले। यहाँ का हो गया 22 और 1 23 और 7 30,000। यहाँ का हो गया बेटा -6 -3 -4 और 3,750। तो ये आपका बैठेगा 50,000 में से 50,000 और 5 प्लस के 55,000 -6,000 -4,000 -3,000 -3750, 38,250। $12,000 और 37। ये कहलाएगा आपका करेक्टेड प्रॉफिट। बेटे आपके TS ग्रेवाल में ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। कभी आप सोच रहे हो सर आप तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा करा रहे हो, आप TS ग्रेवाल खोल कर देख लेना अगर नई वाली ख़रीद ली हो तो, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन है।
अब जगह ख़त्म हो गई मेरे पास। अब सबसे पहले मुझे एवरेज प्रॉफिट चाहिए। पहले साल का 30,000, फिर 38,250 प्लस 12,000 प्लस 37,000 डिवाइड बाई 4, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 29,312 रुपये 50 पैसे। अब गुडविल का फॉर्मूला लगाना है बस आपको। तो गुडविल होती है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो 29,312.50 इंटू 3 87,937.50, ये आपकी गुडविल है। अगर बेटे आपको दिक्कत हो तो बेटे मैं ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आपको फिर से एक बार ले देता हूँ। दोबारा देख लीजिए। ये हमारा 1/4/14, 31 मार्च 15, 31 मार्च 16, 31 मार्च 17 और 31 मार्च 18। ठीक है, चलिए मैं आपको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की दोबारा से समझा रहा हूँ। बेटे पहला पॉइंट है ओपनिंग स्टॉक 2015-2016 का अंडर वैल्यूड है 3000 से। पहली बात तो 15-16 का मतलब क्या हुआ? 15-16 का मतलब हुआ 31 मार्च 16। इसका आपको क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आपका जो ओपनिंग स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है। ये बात ठीक है बेटे? जो 31 ये जो 15-16 है, 15-16 में ये यहाँ से चालू हुआ होगा और 31 मार्च 16 को ख़त्म हुआ होगा, यानी कि 1/4/15 से चालू हुआ होगा। तो ओपनिंग स्टॉक 31 मार्च को लेते हो या 1/4 को लेते हो? 1/4 को लेते हो ना, तो इसका मतलब पहली बात तो यहाँ पे आप गलती ना करें, वो अंडर वैल्यूड था। पंद्रह 16 का मतलब 2015-16 का मतलब 2015-16 का मतलब 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16। तो 1/4/15 को आपका ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड था। कितने से अंडर वैल्यूड था? 3000 से। तो बेटे ये ओपनिंग स्टॉक आया कहाँ से? आसमान से थोड़ी टपका होगा। ये आपका 31 मार्च 15 का जो क्लोजिंग था वो 1 अप्रैल 15 का ओपनिंग बनता है, यानी कि यहाँ पर 31 मार्च 15 को आपका क्लोजिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यूड रहा होगा। पहले तो ये बात क्लियर करो, अगर कोई चीज़ 1 तारीख को ओपनिंग है तो वो पिछले दिन 31 मार्च को क्या रही होगी? क्लोजिंग रही होगी। पहले तो ये चीज़ क्लियर करो दिमाग में अच्छी तरीके से। अब दूसरी चीज़ पर आओ। देखो ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, इधर आता है ओपनिंग स्टॉक, और इधर आता है क्लोजिंग स्टॉक।
आप क्लोजिंग स्टॉक में कोई चीज़ प्लस करते हो तो यहाँ पे जीपी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अगर आप क्लोजिंग स्टॉक में कोई चीज़ माइनस करते हो तो यहाँ पे जीपी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ओपनिंग स्टॉक में उल्टा होगा, अगर ओपनिंग स्टॉक में कोई चीज़ प्लस करोगे तो जीपी कम हो जाएगा, और ओपनिंग स्टॉक में से कोई चीज़ हटा दोगे तो जीपी प्लस हो जाएगा। मतलब बेटे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर तो डायरेक्ट होती है रिलेशनशिप, जैसे जैसे क्लोजिंग स्टॉक होगा वैसे वैसे जीपी होगा, और ओपनिंग स्टॉक में हमेशा उल्टी होती है। अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ाओगे तो जीपी कम होगा, और ओपनिंग स्टॉक घटाओगे तो जीपी बढ़ेगा। अब आप अपना क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहले उसने कहा मेरा ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, यानी कि आपने कम दिखा रखा है, माइनस दिखा रखा है, तो इसका मतलब जीपी ज़्यादा आ रहा होगा। अब आपको ठीक करना है तो कैसे करोगे, लेस करोगे। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो क्लोजिंग स्टॉक की डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर ये भी माइनस है तो ये भी माइनस ही होगा, तो इसे क्या किया जाएगा, ठीक करने के लिए प्लस किया जाएगा। अब बताइए, अब तो क्लियर है। चलिए, X and Y are partners sharing profit losses in the ratio 3:2. They admit Z for 1/4 share in goodwill. Z bring his share of goodwill in cash. बेटे देखो, ओल्ड रेशो थी 3:2, Z को 1/4 शेयर के लिए बुला रहे हैं, Z अपना शेयर कैश में ला रहा है। ये सारी बातें एडमिशन में काम आएंगी हमारे। गुडविल फॉर द पर्पज शैल बी कैलकुलेटेड 2 years purchase of average normal profit past 3 years। 99 का प्रॉफिट है 50,000, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 5,000। बेटे मैंने इंक्लूडिंग का मतलब बताया था, अगर खर्चा है तो घटाने के बाद, और इनकम है तो जोड़ने के बाद। ये 50,000 का प्रॉफिट आ रहा है 5,000 का प्रॉफिट जोड़ने के बाद। अब आप बताइए, क्या बिजनेस की एसेट बेचने पर अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्या वो बिजनेस प्रॉफिट है? एसेट बेचना रोज का काम है क्या आपका? तो इसलिए इस 5,000 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। लॉस दे रखा है माइनस में 20,000, इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर 30,000। अब फिर इंक्लूडिंग वर्ड है, हमारे को 20,000 का लॉस दे रखा है, लॉस बाय फायर 30,000 घटाने के बाद। तो घटाने के बाद 30,000 घटाने के बाद 20,000 है, तो क्या ये जो लॉस बाय फायर है बिजनेस का लॉस है? हमें घटाना चाहिए था, तो हम इसे वापस जोड़ेंगे। प्रॉफिट दे रखा है 70,000, जिसमें इंश्योरेंस क्लेम इंक्लूड है 18,000, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड है 8,000, इसी के अंदर इंक्लूड। तो ना तो इंश्योरेंस क्लेम बिजनेस इनकम है और ना डिविडेंड बिजनेस इनकम है, ये दोनों भी लेस हो जाएंगी। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर लो, ये ठीक है। सबसे पहले कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट। 1999, 2000 और 2001। पहले गिवन प्रॉफिट लिख लो बेटे। नाइनटीन 91 में आपका प्रॉफिट था 50,000, और 2000 में आपका लॉस है 20,000 का, और 2001 में आपका प्रॉफिट है 70,000 का। ठीक है। अब सबसे पहले 99 का देखिए, हमारे को प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो वो 5,000 इसमें से लेस होगा। 2000 का लॉस बाय फायर है। अब ये बिजनेस का लॉस नहीं माना जा सकता तो प्लस हो जाएगा,
30,000 और 2001 के अंदर इंश्योरेंस क्लेम मिला है आपको 18,000, ये बिज़नेस का प्रॉफिट नहीं है, माइनस हो जाएगा। और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिला है आपको, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिला है 8,000, तो वो भी लेस हो जाएगा। तो करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा बेटे 45,000 प्लस 10,000 यहाँ पे, ये माइनस का है, ये प्लस का है, और 70 में से 26 गए तो 70 में से 26 गए 44,000, ठीक है। अब बेटा एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हमें सबसे पहले। $45 प्लस 10 प्लस 44 डिवाइड बाय 3, 33 आ गया। गुडविल होती है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 33,000 इंटू 2, 66,000, ठीक है बेटे जी। चलिए यहाँ तक ठीक है आपका। बेटे फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर। गुडविल वाज एग्रीड टू बी वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर्स। प्रॉफिट दे रखे हैं हमें 14 का 70,000, 15 का 1 लाख, 16 का माइनस का 55 है, -55, और 17 का 1,45,000। बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म रिवेल्ड एज फॉलोज। फर्म को एबनॉर्मल गेन हुआ है 10,000, कौन से साल में? 31 मार्च 14 को। तो बेटे जो एबनॉर्मल गेन है वो बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, तो माइनस कर देंगे 10,000, ठीक है। फर्म को एबनॉर्मल लॉस हुआ 31 मार्च 15 को, तो ये भी बिजनेस का खर्चा नहीं है, इसे प्लस कर देंगे यहाँ पे 31 मार्च 15 को। रिपेयर कराई 50,000 रुपये की और आपने मशीन अकाउंट में जोड़ दी। देखो पहले आपने मशीन खरीदी थी और खर्चा मान लिया था, अब की बार आपने खर्चा किया है और मशीन मान लिया है। 1 मई 15 को डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन मशीन 10% पर एनम ऑन SLM बेसिस। अब क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 16 का ओवर वैल्यूड है, 31 मार्च 16 का ओवर वैल्यूड है, तो 1 अप्रैल 16 का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड होगा। दोबारा सुनिए, अगर क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 16 को आपने ज़्यादा दिखा रखा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्रॉफिट से, तो इसका मतलब प्रॉफिट 15 से बढ़ गया होगा 31 मार्च 16 का, और 1 अप्रैल 17 का यही क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बन गया होगा, तो वो भी 15 से ज़्यादा होगा। वहाँ नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो इसका मतलब वहाँ पे प्रॉफिट कम हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट, ठीक है बेटे। 4 साल हैं आपके पास, एक, 2, 3 और 4। आइए बेटा, पहला प्रॉफिट है 31/3/14, 31/3/15, 31/3/16, 31/3/17।
सबसे पहले गिवन प्रॉफिट लिख लो। इकतीस तीन 14 को 70,000 था, 15 को 1,00,000 था, 16 को माइनस था 55 और 17 को 1,45 था। ठीक है, पहली एडजस्टमेंट पढ़े, एब नॉर्मल गेन 31 मार्च 14 को यहाँ पर, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे एब नॉर्मल गेन। कितने का है बेटे, 10,000 का, लेस कर दिया। इसके बाद एब नॉर्मल लॉस, ये प्लस करेंगे आप 31 मार्च 15 का, अब मैं पहले चौथी एडजस्टमेंट ले रहा हूँ, फोर्थ एडजस्टमेंट। मेरे को ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, कौन सी डेट का है, 31 मार्च 16 का यहाँ पे, तो 31 मार्च 16 का प्रॉफिट भी बढ़ गया होगा, कितने से, 15,000 से, तो मैं माइनस करूँगा 15,000। बोलिए, अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा होगा तो प्रॉफिट भी तो बढ़ा होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप। और जो 31 मार्च 16 को क्लोजिंग था वो 1 अप्रैल 17 को क्या हो गया होगा, ओपनिंग, तो वो भी ओवर वैल्यूड होगा। अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो नेगेटिव रिलेशनशिप, ओपनिंग स्टॉक बढ़ा मगर प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट को ठीक करना है तो प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। ये ठीक है यहाँ तक। अब ज़रा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थोड़ा सा नीचे आ जाइए, मैं आपको डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट समझा रहा हूँ। बेटा जी आपका पहला साल है 31 मार्च 14, 31 मार्च 15, 16, 17, तो 1 अप्रैल 13 से शुरू हुआ होगा, पहला साल पड़ गया 31 मार्च 14, 31 मार्च 15, 31 मार्च 16 और 31 मार्च 17। आपने मशीन की रिपेयर कराई है 50,000 रुपये की 1 मई 15 को, तो मई इसके बाद आएगी, यानी यहाँ पर 1 मई को, 1 मई को, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको सही दिखाई दे। 1 मई 15 को रिपेयर कराई थी और आपने मशीन अकाउंट में जोड़ दिए, जबकि प्रॉफिट में से माइनस होने चाहिए थे 50,000 रुपये। आपने रिपेयर कराई तो खर्चा है, P&L में जाना चाहिए था, आपने मशीन में जोड़ा, ठीक कैसे करोगे, अब खर्चे में से प्रॉफिट में से घटाओगे। तो सबसे पहले रिपेयर ऑफ मशीन, $50,000 की 1 मई 15 को, तो 1 मई 15 को बेटा इस वाले साल में आएगी ना, 1 अप्रैल 16 से, सॉरी 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16 में, इस वाले साल में आएगी। तो यहाँ पे 50,000 प्रॉफिट में से लेस हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इसे मशीन में जोड़ा होगा तो डेप्रिसिएशन भी लगा दिया होगा, आपने यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाया होगा 10 महीने का और यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाया होगा 12 महीने का। 10% है SLM पर, तो यहाँ तो 12 महीने का पूरा 5,000 लिया होगा आपने, और यहाँ पे 10 महीने का कितना लिया होगा आपने,
बेटा ये थोड़ी सी करेक्शन है, ये 1 मई नहीं है, ये 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल 15 को खरीदी है आपने मशीन, वो रिपेयर कराई है, ये ठीक कर लेना। मई नहीं है, अप्रैल है। बेटा वर्किंग नोट दोबारा बना देता हूँ मैं आपके लिए। क्या हो रहा है बेटा, वो थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक थी। वो जो रिपेयर हमने कराई थी वो 1 अप्रैल 15 को कराई थी, तो इसलिए थोड़ा मैं वर्किंग नोट दोबारा बता रहा हूँ। 1 अप्रैल 15 यहीं पड़ेगी आपकी, ठीक है। आपने इस दिन रिपेयर कराई थी और मशीन में डाल दी, तो पहली बात तो प्रॉफिट में से 50,000 लेस हो गए, और दूसरी बात ये डेप्रिसिएशन भी तो लगा होगा 2 साल, फिर यहाँ लगा होगा 12 महीने का, और यहाँ लगा होगा 12 महीने का, तो यहाँ पे भी 5,000 और यहाँ पे भी 5,000, जबकि ये डेप्रिसिएशन नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि ये तो रिपेयर का खर्चा है, मशीन थोड़ी है। तो हम प्रॉफिट में से 50,000 लेस कर देंगे और डेप्रिसिएशन जो लगाया है उसे वापस प्रॉफिट में जोड़ देंगे। आइए पीछे अपने क्वेश्चन पे। देखिए बेटा, रिपेयर में मैंने 50,000 रुपये घटा दिए प्रॉफिट में से। अब डेप्रिसिएशन जो नहीं लगाना चाहिए था, ऐड बैक, ये 5,000 मैंने प्लस किया और ये 5,000 मैंने प्लस किया। अब मेरा करेक्टेड प्रॉफिट आएगा, 70 में से 10 गए 60,000, और 1 लाख में 20,000 जोड़े तो 20 माइनस 55 माइनस 15 70 और 50, तो ये हो गया 55 और 15 70 और 50 1 20 में 5 जोड़ दिए तो माइनस के 1 15, ठीक है। और ये लास्ट मेरा होगा 1 45 और 15 1 60 और 5 1 65। अब जरा गुडविल निकाल लेते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट लेंगे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000 प्लस 1 20 माइनस 1 15 प्लस 165 डिवाइड बाई 4, तो बेटा ये आपका बैठेगा 60,000 प्लस 1 20 प्लस 165 माइनस 1 15, 2,30,000 को 4 से डिवाइड करो तो एवरेज प्रॉफिट आएगा आपका 57,500। और गुडविल निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट into number of years purchase, 57,500 into number of year purchase हमारे हैं 2 साल, तो 1,15,000। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक। तो आज की वीडियो यहीं तक ही रखेंगे थोड़ा सा, और आपसे संडे को तो मुलाकात होगी। ओके।